हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजू ग्रोन। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी कृतिका बुक का सेकंड चैप्टर लेकर। तो जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। हाँ, आप पहले इस चैप्टर का नाम अच्छे से समझ लीजिए कि जॉर्ज पंचम की नाक का यहाँ पर मतलब क्या है। तो इस बात का मतलब है यहाँ पर कि अपनी नाक ऊंची रखना, मतलब अपनी जो शान और शौकत है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक लाइन यूज़ की गई है जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो चलिए बच्चों, समझते हैं हम इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है जॉर्ज पंचम की नाक के थ्रू। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, तो ये नाम याद रखिएगा। अगर चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आपको लिखने के लिए आएंगे तो एलिजाबेथ द्वितीय नाम याद रखिए, क्योंकि एलिजाबेथ प्रथम भी है तो आपको लिखना है एलिजाबेथ द्वितीय। अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, मतलब जो एलिजाबेथ सेकंड है या एलिजाबेथ द्वितीय है वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। ठीक है। देश की सारी अखबार इस शाही दौरे की खबरों से भरी पड़ी थी, मतलब देश में जितने भी अखबार थे, जितनी भी मैगजीन थी, हर तरह के अखबार में ये इस शाही दौरे की खबरें छपी हुई थी। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था लोगों में इस खबर के बारे में। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। मतलब जो रानी है एलिजाबेथ, ब्रिटेन की बहुत बड़ी महारानी है, तो वह इंडिया आ रही थी। तो सभी लोग छोटी से छोटी कोई भी चूक होने की संभावना ना रहे, इसके लिए सभी हर बात पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करे हुए थे। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। अब भाई रानी है ना, तो रानी का क्या होगा काम कि वो जितने भी दौरे पर जाए, या हिंदुस्तान जाए तो उनका ड्रेस अलग रहे, पाकिस्तान जाए तो ड्रेस अलग रहे, नेपाल जाए तो ड्रेस अलग रहे। तो इसी जद्दोजहद में परेशान था कौन? उनका दर्जी, कि वो कब क्या पहनेगी और उनके लिए किस तरह का ड्रेस उन्हें डिज़ाइन करना है। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। अब सेक्रेटरी जो है वो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करेगा कि कब उनका प्लान कहाँ पर जाने का है, कब वो किस डेट पर कौन सी मीटिंग रखेंगी, तो ये सारा काम सेक्रेटरी का होता है। और जासूस मतलब जो उनकी सारी सूचनाओं का पता रखते हैं कि मैडम को कोई परेशानी ना हो, कोई खतरा ना हो। तो ये सारे जो लोग हैं ये पहले ही अपने अरेंजमेंट करने के लिए वहाँ पर दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अब अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्ते की तस्वीर छापी गई थी। मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ था महारानी के आने का कि पेपर में उनकी पत्री से लेकर उनके क्या क्या एक्टिविटी है सारी चीज़ें पेपर में छपी हुई थी। ठीक है। मतलब इनके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें कि मतलब उनके नौकर कौन कौन है, बावर्ची कौन है, खानसामा कौन है, उनका बॉडीगार्ड कौन है, कुत्ते कितने हैं, इन सारी चीज़ों की न्यूज़ पेपर में छपी हुई थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से रहने वाली सड़कें साफ हो गई थी। इमारतों को सजाया और संवारा जा रहा था। मतलब जैसे ही हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम घर को बहुत ज़्यादा सजाते संवारते हैं, तो सेम वैसा ही दिल्ली में हो रहा था। शाही सवारी आने वाली थी तो पूरी सड़कों को एकदम चकमक किया जा रहा था। दीवारों, मतलब रोड की सड़कों की धूल मिट्टी से, जो सड़कों पे हमेशा धूल मिट्टी पड़ी रहती थी, उस धूल मिट्टी को पूरा हटा के एकदम क्लीन कर दिया गया था। इमारतों को बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जा रहा था, संवारा जा रहा था, ताकि मैडम जो आए या महारानी जो आए उनको हमारा शहर बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। हुआ क्या था? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। तो वहाँ पर क्या था? जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी पर उसमें क्या था? नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी।
तो बच्चों हुआ क्या था, उस टाइम दिल्ली में कई तरह के आंदोलन चल रहे थे। राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सारे प्रस्ताव रखे कि जॉर्ज पंचम की नाक को लगाना है या नहीं लगाना है ना। तो इसी जद्दोजहद में अखबारों में कई तरह की न्यूज़ छपी, कई तरह के आंदोलन हुए, कई पार्टियों ने प्रस्ताव दिए कि उनकी मूर्ति पे नाक लगाना है या नहीं लगाना है। तो हुआ क्या था, उनकी मूर्ति पे जो नाक लगी थी वो किसी प्रदर्शनकारी ने या तो तोड़ दी होगी या किसी तरह से हटा दी गई होगी। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। आगे चलते हैं। अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक ना हो तो परेशानी होनी ही थी। मतलब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति में नाक ना लगी हो और महारानी जाकर मूर्ति देखेंगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो ये एक परेशानी का सबब बन गया था हमारे देश में उस टाइम पर। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई। तो जो देश की भलाई चाहते हैं उन लोगों के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। तो सभी ये कह रहे थे कि मूर्ति में नाक तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मूर्ति बिना नाक के तो शोभा नहीं देती है। तो सभी ने इस बात पे सहमति जताई कि मूर्ति में नाक तो लगवानी ही चाहिए। यदि वह नाक ना लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। तो लोगों का कहना था कि यदि मूर्ति में नाक नहीं लगाते हैं तो देश की भी नाक नहीं रहेगी, मतलब देश की भी नाक कट जाएगी या हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे से तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दीजिए। तो बहुत सारे सलाह मशवरे हुए, लोगों की एडवाइस ली गई, सलाह दी गई और उससे यह तर्क निकाला गया कि किसी मूर्तिकार से कह के मूर्ति में नाक लगवा देते हैं। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। बिल्कुल सही बात है। तो मूर्तिकार ने भी ये कह दिया कि उसे ये पता होना चाहिए कि मूर्ति कहाँ बनी थी, है ना, कब बनी थी और उसके लिए पत्थर कौन सा लाया गया था। तो अगर मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है और उसे पता ही ना हो कि मूर्ति का कलर कौन सा है, मान लो वो मूर्ति का कलर वाइट है और उसने रेड कलर की नाक बना ली, तो ये भी गलत बात हो जाएगी। इसलिए उसने पहले तो ये सारी डिटेल मांगी कि मूर्ति कहाँ से बनी थी, कब बनी थी, है ना। इस सारी बातों पर चर्चा हुई। पुरातत्व विभाग की फाइलों से भी कुछ पता नहीं चला। मतलब पुरातत्व की जो फाइलें होती है तो उनसे भी कुछ पता नहीं चल पाया कि मूर्ति कब बनी थी और कहाँ बनी थी। मूर्तिकार ने फिर अपना एक सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। तो उसने ये कहा कि मैं एक काम करता हूँ, देश में जितने भी पहाड़ हैं उन सारे पहाड़ों पर जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये मैच करता है उस मूर्ति से, क्या यहाँ का पत्थर उस मूर्ति से मैच करता है। पर जब वो इस तरह से पत्थर भी मिल जाएगा, उसने मूर्तिकार ने ये अपना तर्क दिया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खाने के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर कहीं भी नहीं मिला। उसे पत्थर को विदेशी बता दिया। जब मूर्तिकार पत्थरों को ढूंढने के लिए निकला तो उसने कई शहरों, कई प्रदेशों की यात्राएं की, कई खानों में गया दौरे करने के लिए कि शायद उसे सेम पत्थर वहाँ पर मिल जाए, पर वैसा पत्थर उसे कहीं भी नहीं मिला। तो उसने ये घोषित कर दिया भाई कि ये पत्थर तो विदेशी पत्थर, ये हमारे देश का पत्थर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे देश की खानों में और पहाड़ों को छान लिया है, मुझे तो ऐसा पत्थर कहीं पर भी नहीं मिला है। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। अब उसने ये सुझाव दिया कि देश में इतने सारे नेताओं की मूर्ति लगी है, उनमें से किसी एक की नाक को निकाल कर जॉर्ज पंचम की नाक पे लगा दी जाए तो सही रहेगा। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। तो सभापति ने कहा कि ठीक है, सभी लोगों से पूछा और सभी लोगों ने सहमति दे दी कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा ही करते हैं। बात आगे चलती है। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। वह दिल्ली से बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा। मतलब उसने इतने सारे स्टेट की यात्रा की और उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा पंजाब। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों को देखा परखा।
उन्होंने क्या किया कि जितनी भी मूर्तियाँ थी इन सभी की मूर्तियों को देखा और समझा। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक सबसे बड़ी थी, है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने पूरे देश घूम लिए, मतलब देश के सारे स्टेट घूम लिए, स्टेट के सारे जितने भी मूर्तियां लगी थी सारे महापुरुषों की मूर्तियां देख ली उसने। पर हुआ क्या, उसे जॉर्ज पंचम की नाक का साइज कहीं पर भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो जॉर्ज पंचम की नाक थी वो सबसे बड़ी थी। मतलब जो हमारी नाक होती है, इंडियंस की नाक, वो जो ब्रिटिश थे वो, तो ब्रिटिश की नाक क्या होती है, थोड़ी सी लंबी होती है और थोड़ी सी ऊंची होती है, जो हमारी नाक से मैच नहीं करती है। तो यहाँ पर भी सेम वही केस था कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जो नाक है वो किसी भी मूर्ति की नाक से मैच नहीं हो रही थी। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा, देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। मतलब उसने अपनी एक योजना बताई, अपना एक प्लान बताया कि चलो भाई, कहीं पे मूर्ति की नाक नहीं मिल रही है, कहीं पे पत्थर भी नहीं मिल रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो उसने बोला कि देश की 40 करोड़ जनता है, उसमें से किसी भी जिंदा नाक काट कर हम लगा देते हैं मूर्ति पर। तो यह सुन के कौन परेशान हो गए? सभापति परेशान हो गए कि भाई ऐसा कैसे किया जा सकता है, कौन अपनी नाक देगा, है ना। तो फिर भी ये सारी बातें होने के बाद भी मूर्तिकार को इसकी इजाज़त मिल गई कि ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। तो न्यूज़पेपर में भी छप गया कि चलो भाई, नाक नाक का जो मसला था, नाक पे जो प्रॉब्लम इतनी छिड़ी हुई थी, वो सारी अब सॉल्व हो चुकी है। और इंडिया गेट के पास जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है उस पे अब नाक जल्द ही लग जाएगी। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख न जाए। तो हुआ क्या बच्चों, वहाँ पर जितने भी वहाँ तालाब के आसपास गंदगी हो गई थी उन सबको साफ किया गया। तालाब का गंदा पानी निकालकर उसमें ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगा रहे हैं वह गर्मी के कारण सूख ना जाए। थोड़े दिनों बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की सी नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबरें नहीं छपी थी, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सभी अखबार खाली थे। तो उस दिन क्या हुआ, अखबार में ये न्यूज़ छपी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी गई है, और नाक जो लगाई गई है वो कैसी नाक है, वो जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल भी जो पत्थरों की तरह से नहीं लगती है। और उस दिन ये हुआ कि किसी भी तरह के उद्घाटन नहीं हुए, सार्वजनिक सभा की खबरें नहीं छपी और कोई भी ताज़ा चित्र नहीं छप पाए। सभी अखबार न्यूज़ से खाली थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर में, एक नए वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इस पे आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स काफ़ी कस्टमाइज वे में मिल जाएंगे। अभी हमारा एक न्यूली फीचर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ई बुक्स लॉन्च हुई है, जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपके सामने रखी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार हमारी साइट को ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में।